नमस्कार, मैं दयाशंकर। एक ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र और संविधान पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, देश के बुद्धिजीवी, लेखक, सुप्रीम कोर्ट के जज और खुद सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर बता रहा है कि लोकतंत्र को ऐसी चुनौतियां मिल रही हैं, जो आज़ादी के इतने वर्षों में कभी महसूस नहीं की गई। भारतीय मीडिया समय-समय पर सत्ता की निरंकुशता का मुकाबला करते हुए देखा गया है। आज एक ऐसे वक्त में जब सरकार जो कह दे वो हाँ और जो कह दे ना है, तो हम मीडिया से क्या उम्मीद करते हैं? आज जिस विषय पर हम यह वीडियो बना रहे हैं, संभव है कि आपको इस विषय पर कोई और वीडियो देखने को नहीं मिला हो। यह भी संभव है कि कोई और वीडियो देखने को ना मिले, क्योंकि शक्तिशाली मीडिया पर बात करना बहुत मुश्किल है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली अखबार इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। यह कहा जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस सत्ता का प्रतिवाद करता है, सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ अखबार है। लेकिन आज यह वीडियो देखने के बाद आप इस धारणा पर फिर से विचार करें और देखें कि क्या जो छवि इंडियन एक्सप्रेस की बनाई गई है, वो छवि अतिरंजनापूर्ण है, वो छवि पुरानी कहानियों पर आधारित है। और उन कहानियों की सच्चाई और उनकी तह में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर, इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयन का जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आपको याद आएगा कि आरएसएस और जनसंघ का रिश्ता क्या है। आज जो बीजेपी है, उसकी पैतृक संस्था जनसंघ थी। तो आप इन रिश्तों को जरा टटोलने की कोशिश कीजिएगा। जनसंघ, आरएसएस और कांग्रेस की सरकारों के दौरान एक्सप्रेस की भूमिका, जिस इमरजेंसी की इंडियन एक्सप्रेस अक्सर ही जुगाली करता हुआ मिलता है, उनके पत्रकार इसकी कहानियां बताते हुए नहीं थकते हैं। वह इंडियन एक्सप्रेस बीते 10 वर्षों में एक ऐसी खबर नहीं हमारे सामने ला पाया जिसमें वह सरकार को चुनौती देता हुआ दिखे। बल्कि मैं ये कहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने केवल एक ऐसी खबर की जिसने सरकार को सबसे बड़ी राहत दी। वो खबर कौन सी थी, इसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर आज हमें क्यों इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस भूमिका पर लगातार लोग इशारा करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इंडियन एक्सप्रेस आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसे भी गोदी मीडिया में शामिल ना किया जाए। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की भूमिका या इंडियन एक्सप्रेस की पोजीशन एक ऐसे अखबार की रही है जो सत्ता के विरोध में रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ज़्यादातर वक्त कांग्रेस की सरकार रही। तो जनसंघ, आरएसएस समर्थित एक अखबार, जिसके पितृपुरुष रामनाथ गोयनका का आरएसएस और जनसंघ से संबंध जग जाहिर है, वह सत्ता का विरोध ही करेंगे और हम सब उसका समर्थन करते आए। लेकिन आज जब 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, ऐसे लोगों की सरकार है जो जनसंघ और आरएसएस के सबसे करीबी लोगों में से हैं, जो एक्सप्रेस को खड़ा करने वाले लोग हैं, तो वो इस वक्त क्या भूमिका निभा रहे हैं? वो आखिर कौन सी कहानियां लेकर आते हैं जिससे भ्रम बना रहे? उन कहानियों पर हम लोग आगे वीडियोस पर बात करेंगे, आने वाले दिनों में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इस विशेष सप्लीमेंट की। इंडियन एक्सप्रेस यह सूची हर वर्ष जारी करता है, जिसमें भारत के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की रेटिंग जारी की जाती है। एक बार फिर आप इसको देखिए। आप इसे हमेशा देखते आए होंगे
या इसके पहले आपने इस मैगजीन की शक्ल में प्रकाशित होने वाली रेटिंग को देखा होगा। लेकिन इस बार इस रेटिंग में क्या है? आखिर क्या ऐसा है जिसे हिंदी के एक वीडियो में हमें बताना पड़ रहा है? विशुद्ध अंग्रेजी में परोसी गई इस लिस्ट में आखिर ऐसा क्या है जो लोकतंत्र को विचलित करता है, जो ये बताता है कि इंडियन एक्सप्रेस में और गोदी मीडिया के दूसरे संस्थानों में, दूसरे अखबारों में असल में कोई अंतर ही नहीं बचा है। इंडियन एक्सप्रेस उस रीति नीति पर चलता है जिसकी तरफ अमेरिकन फिलोसोफर नोम चॉम्स्की इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि अखबारों को कभी कभी ऐसी चीजें प्रकाशित करनी होती हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। उस विश्वसनीयता को बनाए रखने में सरकार खुद मदद करती है, क्योंकि वही छवि सरकार को ताकत देने के काम में आती है। तो आखिर इस लिस्ट में क्या ऐसा है? आप देखें, इस लिस्ट के कवर पेज को देखिए। इस सूची में 10 वो लोग हैं जो सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं। ये 10 के 10 लोग सत्ता पक्ष के हैं। बीजेपी और उनकी सरकार क्या कर रही है 10 वर्ष से? बीजेपी और उनकी सरकार सर्वसत्तावादी शासन को बढ़ावा दे रही है। एक ऐसा शासन जिसमें केवल सरकार की भूमिका है, जिसमें विपक्ष कहीं है ही नहीं, जिसमें विपक्ष की भूमिका को खत्म करते जाना है, विपक्ष का दमन करते जाना है। भारत जोड़ो यात्रा को याद कीजिए और देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस का कवरेज उस पर कैसा था। नाम मात्र का कवरेज था। बहुत जरूरी होने पर अखबार ने उस यात्रा को जगह दी, उस यात्रा को हाथ लगाया। अब आप देखें कि इसके कवर पेज पर सारे के सारे लोग सत्ता के लोग हैं। इसके कवर पेज पर, जैसा कि हम इस 10 साल की सरकार में देखते हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं। उसके बाद आप देखें, तीसरे नंबर पर मोहन भागवत है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर है। आप समझने की कोशिश करें कि आरएसएस प्रमुख क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी भूमिका चंद्रचूड़ के आगे आ जाते हैं। वो नंबर 3 पर हैं। फिर बाकी का क्रम मायने नहीं रखता, फिर भी मैं आपको बताता चलूं। विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जेपी नड्डा हैं और हैं गौतम अडानी। वही गौतम अडानी जिन्होंने इस देश में मीडिया की सबसे प्रतिष्ठित और सुपरिचित आवाज एनडीटीवी को खरीद के तानाशाही को गिफ्ट कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए और नोट करके रखिए। वही अडानी हैं जिन्होंने लोकतंत्र की सबसे जरूरी आवाज रवीश कुमार को चुप करने के लिए, डॉक्टर प्रणय राय के एनडीटीवी को खत्म करने के लिए उसे बलपूर्वक खरीदा, बलपूर्वक हथियाया और तानाशाही सर्वसत्तावादी सरकार को तोहफे में दे दिया। और ये पर्दा बचा रहे इसलिए नियंत्रण अपने पास रखा। वह इस सूची में है। लेकिन इस सूची में कौन नहीं है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस सूची में नितिन गडकरी नहीं है। आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 सालों में एक कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसके काम पर आपकी आते जाते नजर पड़ ही जाती है? कुछ विसंगतियों के साथ, कुछ गड़बड़ी की शिकायतों के साथ नितिन गडकरी की बनाई हुई सड़कें, जिन पर विकसित भारत की यात्राएं चल रही हैं, जिनका दावा प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री अक्सर ही करते रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा और आपको आश्चर्य होना चाहिए कि इसमें नितिन गडकरी नहीं है। इस सूची में ही नहीं है। मैंने इस सूची को कई बार देखा
कि इसमें 100 लोगों की सूची है और उस सूची में नितिन गडकरी नहीं है। नितिन गडकरी कहां गए? पिछले कुछ घंटों में भारत में नितिन गडकरी ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने आज तक की एक सहयोगी चैनल को इंटरव्यू में बताया है कि कैसे भारत में जल, जंगल और जमीन के मुद्दे बहुत सारे सुलझने बाकी हैं, कैसे सड़कें सब जगह नहीं पहुंच पाई हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। नितिन गडकरी अक्सर ये बातें करते रहे हैं। इस सरकार में मीडिया बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनको एक उदारवादी चेहरे के रूप में पेश करता है। यह आरएसएस की रणनीति का ही एक हिस्सा है। लेकिन यह सूची जो निश्चित रूप से सरकार के प्रभाव में तैयार की गई है, सरकार का महिमा मंडन करने के लिए तैयार की गई है, उस सूची में नितिन गडकरी क्यों नहीं है? आप जरा सोच करके देखें कि इस सूची में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा हैं। वही राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जिनको आपने पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में एक माला के भीतर जाते हुए देखा और एक माला बाहर आते हुए देखा। भीतर सहजता से जा रहे थे, लेकिन जब माला से बाहर आ रहे थे तो उनके चेहरे बता रहे थे कि वो किस डर से ऐसा कर रहे हैं, क्या घबराहट उनके दिलों में है, क्या घबराहट उनके दिमागों में है, किसका डर है। उस तस्वीर को आप देख लीजिएगा, मैं उस पर नहीं जाता। तो ये कैसे, कौन लोग हैं जिन्होंने ये सूची बनाई है? इस पूरी एक मोटी मैगजीन में कहीं यह नहीं बताया गया है कि आखिर इस सूची का आधार क्या है। क्या इस सूची को किसी सर्वे के आधार पर बनाया गया है? केवल एक छोटी सी संपादकीय टिप्पणी है जिसमें बताया गया है कि सूची में कौन ऊपर आया, कौन नीचे गया। लेकिन यह सूची एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आई है जब हम फरवरी में हैं और चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन की दूरी पर है। तो फरवरी की यह सूची 23 के काम पर आई है, 24 का तो काम ही शुरू नहीं हुआ। अक्सर इस तरीके की सूचियां वर्ष के शुरू में आती हैं, लेकिन असल में वो तो 23 की सूची है। लेकिन अखबार यह नहीं बताता है कि इसका आधार क्या है, और इसको बताया जा रहा है कि 2024 के ये सबसे शक्तिशाली लोग हैं। अखबार का अपना अधिकार हो सकता है किसको वो रखे, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव के पहले यह एक किस्म का पेड न्यूज का प्रचार है? आप जरा देखिएगा कि इसके भीतर कैसे कैसे विज्ञापन है, तो आप समझ पाएंगे कि विज्ञापनों का और इस सूची में लोगों की जगह बना पाना क्या वो केवल संयोग है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इस सूची में विपक्ष की आवाजें कहां हैं। इस सूची में राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी 2023 में भारत जोड़ो यात्रा पूरी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान के इतिहास में अपने किस्म की इकलौती ऐसी यात्रा है जिसका उद्देश्य मोहब्बत था। इसके पहले की यात्राएं जरा देखिए, उन यात्राओं का विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य है, या तो सत्ता परिवर्तन है, या सत्ता पर कब्जा है, या सत्ता को हटा देना है, और उसके लिए षड्यंत्र है। आपको कौन सी यात्रा याद आती है? आजादी के बाद के वर्षों में यात्राएं बहुत कम हैं, लेकिन एक यात्रा जिसका जिक्र आप तकरीबन 2 वर्षों से सुनते आए हैं, वो यात्रा थी राम मंदिर यात्रा। मैं उसको आंदोलन नहीं कहता, क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य समावेशी निश्चित रूप से होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक यात्रा जो सोमनाथ से शुरू होती है अयोध्या के लिए, जिसका उद्देश्य था कि लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता को भरा जाए, कैसे मंदिर के मामले पर लोगों का खून खौलाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में एक विषय के होने के बावजूद कैसे लोगों के भीतर
नफरत थोपी जाए, कैसे उनके दिमागों में भरी जाए, कैसे उनको दलित किया जाए, कैसे उनको मूल मुद्दों से दूर ले जाया जाए, कैसे सरकार को इसमें उलझाया जाए। तो एक यात्रा है मंदिर यात्रा और दूसरी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, जो 2023 में पूरी हुई। राहुल गांधी लगातार उन विषयों पर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर कोई दूसरा व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं। तो वो विपक्ष की आवाज कहां है? इस सूची में वो आवाज कहीं नहीं है। राहुल गांधी के साथ दूसरे विपक्ष के लोग कहां हैं? और इस सूची को कैसे डिजाइन किया गया है? वोटर के हिसाब से कैसे डिजाइन किया गया है ताकि इसका लेआउट, इसका डिजाइन जब सत्ता देखे तो कैसे वो प्रसन्न हो। इस सूची में 14वें नंबर पर हैं हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। आप जरा सोच कर देखिए, उनके भाषण सुन कर देखिए और किस तरह के ट्विटर पर वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्या अखबार ने कभी इसकी आलोचना की है? अखबार रिपोर्ट करता है ताकि आपके दिमाग में उसका भ्रम बना रहे। क्या इस अखबार ने उनकी तमाम वैमनस्यता वाले कार्यक्रमों पर संपादकीय लिखे? खाली खाली पन्ने कभी छोड़े? हमें तो याद नहीं आता। ममता बनर्जी को हेमंत विश्व शर्मा के नीचे 15वें पायदान पर रखा गया है और 16वें नंबर पर राहुल गांधी हैं। अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज हैं और जिनको आपने देखा होगा कि अभी सीबीआई ने सम्मन जारी किया है, क्योंकि अभी तक वो विपक्ष में हैं और एनडीए की ओर नहीं गए हैं, वॉशिंग मशीन का हिस्सा नहीं बने हैं। बार बार सम्मन भेजने जाने और धमकियों के बावजूद अखिलेश डटे हुए हैं। तो आप देखें, अखिलेश को रखा गया है 75वें नंबर पर। तेजस्वी कहां हैं? तेजस्वी 73वें नंबर पर है। वो तेजस्वी जिन्होंने छल पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक सत्ता से हटाए जाने के पहले बिहार में नौकरियों की लगातार घोषणा की और उनका सफल क्रियान्वयन किया, लाखों युवाओं को नौकरियां दी। तेजस्वी 73वें नंबर पर हैं, अखिलेश 75वें नंबर पर हैं। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो पहले हैं? मैं सूची में बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पर छोड़ूंगा, लेकिन कुछ नामों को आप जरा सोचिएगा। जय शाह क्या ऐसा प्रमुख काम कर रहे हैं कि वो 35वें नंबर पर हैं? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 36वें नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका अभी कुछ काम सामने आना बाकी है, वो 55 नंबर पर हैं। भजन लाल, जिनके बारे में ज्यादातर लोग अभी जान ही रहे हैं राजस्थान में, वो 74वें नंबर पर हैं। मनोज सिन्हा, वही मनोज सिन्हा जिन्होंने झूठ बोला कि गांधी जी के पास वकालत की कोई डिग्री नहीं थी, जबकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1888 में प्रवेश लिया था और 1891 में पढ़ाई पूरी की थी। राहुल गांधी पर मेरी किताब के 121 नंबर पेज पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो आप देखें कि मनोज सिन्हा इस सूची में हैं 53 नंबर पर, लेकिन नितिन गडकरी नहीं है। हेमंत सोरेन इस सूची में 93 नंबर पर हैं। आप सोचिए कि सूची किसके लिए बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण है अमिताभ बच्चन का इस सूची में 99 नंबर पर होना। अमिताभ बच्चन डेमोक्रेसी में क्या योगदान दे रहे हैं, क्या उनका महत्वपूर्ण इस वक्त योगदान देश में है? आप इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों से इसके बारे में पूछें तो बेहतर होगा।
लेकिन इस सूची में सबसे दुखदाई है 100वें नंबर पर विनेश फोगाट का होना। वही विनेश फोगाट जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर सबसे पहले आरोप लगाए। और आपने देखा होगा कि कैसे पूरी सरकार इस बहादुर महिला पहलवान को नीचा दिखाने में जुट गई, किस किस तरह से उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो आप देखें कि इस सूची में सबसे आखिरी नंबर पर विनेश फोगाट है। वही विनेश फोगाट जो इस वक्त सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उम्मीद है। आप खुद फैसला करें कि देश के सबसे बड़े अखबार का चुनाव के पहले ये सूची जारी करना क्या बताता है, किसका दबाव बताता है, किसका प्रभाव बताता है। इस सूची को पढ़ते समय आप देखेंगे कि आखिरी के अपडेट इसमें शामिल हैं। इसका मतलब इसको कुछ दिन पहले ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो बहुत सुनियोजित तरीके से चुनाव के पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की प्रसार संख्या उन पाठकों तक है जिनको हम प्रभावशाली लोग कहते हैं। तो कैसे इस शक्तिशाली भारतीयों की सूची से प्रभावशाली लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार।